हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी क्लास 6 की एनसीईआरटी आवर पास्ट वन। तो आज हम लोग शुरू करते हैं विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो यहाँ पर हम लोग बहुत बेसिक चैप्टर है, यहाँ पर ये समझेंगे कि हिस्ट्री में क्या होता है। बेसिकली व्हाट इज हिस्ट्री, क्या होती है हिस्ट्री, ठीक है, कहाँ होती है, कहाँ कहाँ पर से हमें चीज़ों के बारे में पता लगता है। हाउ का मतलब है कैसे, और व्हेन का मतलब है कब। ठीक है, तो इन चार डायमेंशंस को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप इस बुक का चैप्टर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक गर्ल की इमेज फोटो दिखाई देगी जिसका नाम है राशिदा। ठीक है, ये फोटो है और जो चैप्टर है वो राशिदा का एक सवाल है, वहाँ से ये चैप्टर शुरू होता है। ठीक है, राशिदा बेसिकली एक न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और सडनली उसकी जो आंखें हैं, जो नज़रें हैं, वो एक छोटी सी हेडलाइन के ऊपर पड़ती है। ठीक है, और उस हेडलाइन में क्या लिखा होता है, 100 ईयर्स एगो। अब जैसे ही वो ये पढ़ती है कि 100 ईयर्स एगो समथिंग हैपेंड, कुछ लिखा होगा न्यूज़ में कि 100 ईयर्स एगो कुछ हुआ, तो जैसे ही उसकी नज़रें इस चीज़ पर पड़ती है उसको शी वंडर्ड, मतलब उसको आश्चर्य होता है। वो ये सोचती है कि कोई भी कैसे जान सकता है कि इतने सालों पहले क्या हुआ था। ठीक है, 100 ईयर्स अगो। तो वो यही आश्चर्य करती है कि कोई कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो यही हम यहाँ पर हमारा भी जो मेन कंटेक्स्ट है वो हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि हम कैसे जान सकते हैं कि कोई चीज़ या कोई इवेंट जो बहुत पहले हुआ था उसको कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम एक चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज़ कल हुई तो हमें कैसे पता लगेगी। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग रेडियो सुन सकते हैं, मतलब आज की डेट में तो खैर अब रेडियो वगैरह का बहुत कम यूज़ होता है, बट आप कह सकते हैं आज की डेट में अगर हम इसको कहें तो आप ये कह सकते हैं कि आप यूट्यूब देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर आप कोई न्यूज़ वगैरह सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कोई और मैगजीन पढ़ सकते हैं, या आज की डेट में अगर हम कहें जो इसका टेम्प्रेरी कंटेक्स्ट है वो ये कि हम ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पढ़ के भी हम ये जान सकते हैं कि कल क्या चीज़ हुई थी। ठीक है, और जो चीज़ हमारे साथ कल हुई होगी वो तो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकते हैं। ठीक है, अब कोई चीज़ अगर पिछले साल हुई होगी तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, उनके लिए भी यही सोर्सेज हो सकते हैं, या फिर हम किसी ऐसे पर्सन से पूछ सकते हैं जिसको उन इवेंट्स के बारे में याद हो कि पिछले साल क्या हुआ था। ठीक है, तो यानी कि जो रीसेंट पास्ट है जैसे कल, उसके बारे में तो आसानी से जाना जा सकता है, पिछले साल क्या हुआ वो भी हम जान सकते हैं। लेकिन कोई चीज़ जो बहुत पहले हुई हो, लॉन्ग लॉन्ग एगो, ठीक है, आज से 100 साल पहले, आज से 500 साल पहले, आज से 1000 साल पहले, वो हम कैसे जानेंगे। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम पास्ट के बारे में क्या क्या चीज़ जान सकते हैं। ठीक है, यहीं पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ये जो वर्ट वाला डायमेंशन है इसको, कि हम क्या क्या चीज़ जान सकते हैं। ठीक है, हम ये जान सकते हैं, जो भी चीज़ जिस भी तरीके से हम जानेंगे, हम ये जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, कि पुराने ज़माने के लोग जो हैं वो क्या खाया करते थे, किस तरीके के कपड़े वो पहना करते थे, किस तरीके के हाउसेज में, किस तरीके के मकानों में वो रहा करते थे, है ना। तो ये चीज़ें हम जानेंगे। इसके बाद हम ये भी जान सकते हैं कि जो अलग अलग तरीके के लोग हुआ करते थे, अलग अलग कैटेगरीज ऑफ पर्सन हुआ करते थे, जैसे हंटर्स। हंटर्स मतलब जो हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे पहले जिस तरीके के लोग हमें पता लगते हैं, ठीक है, जिनको हम अर्ली मैन कहते हैं, है ना, वो क्या थे, देवर हंटर्स, है ना, वो शिकारी हुआ करते थे। तो हंटर्स की ज़िंदगी कैसी थी। उसके बाद लोगों ने धीमे धीमे जो है वो जानवरों को पालना शुरू किया, हर्डर्स बने वो। फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो फार्मिंग करनी शुरू करी, एग्रीकल्चर शुरू करा, तो वो फार्मर्स बने। ठीक है, उसके बाद रूलर्स आते हैं, क्योंकि जब सोसाइटी धीमे धीमे डेवलप होगी तो फिर क्लास ऑफ पीपल बनेंगे, हर तरीके के लोग एक जैसे तो रहेंगे नहीं, है ना। कुछ जो थोड़ा सा एलीट क्लास बन जाएंगे, जो आपके आप कह सकते हैं कि थोड़ा हाई होंगे सोसाइटी में, जिनका लेवल थोड़ा सा हाई होगा, रूलर्स बनेंगे। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मर्चेंट्स होंगे, मर्चेंट्स मतलब बिजनेसमैन, व्यापारी कह सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रीस्ट होंगे, ठीक है, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह को फॉलो करेंगे, प्रीस्ट होंगे।
कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्राफ्ट्स में इन्वॉल्व होंगे, शिल्पकार जिन्हें हम कहते हैं, है ना, जो किसी भी तरीके का क्राफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं, क्राफ्ट पर्सन्स। कुछ लोग होंगे जो आर्टिस्ट होंगे, आर्टिस्ट मतलब कलाकार, है ना। म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस मतलब जो संगीत से जुड़े होंगे, म्यूजिक से जुड़े होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो साइंटिस्ट होंगे। तो हम इन सब की लाइफ्स के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। अबाउट द पास्ट पढ़ के हम ये जान सकते हैं कि अलग अलग तरीके के लोगों की जिंदगी या लाइफ कैसी होती थी। हम ये भी जान सकते हैं कि किस तरीके के जो खेल हैं वो बच्चे खेला करते थे, किस तरीके की स्टोरीज वो सुना करते थे, है ना। कौन से प्लेज यानी कि कौन से नाटक जो हैं वो देखा करते थे, कौन से सॉन्ग्स जो हैं, कौन से गाने जो हैं वो गाया करते थे। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने जो पहला डायमेंशन है वो देखा कि व्हाट वी कैन नो अबाउट द पास्ट, कि हम अपने पास्ट के बारे में, हम अपने अतीत के बारे में क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें तो अब हम अगला डायमेंशन कवर करेंगे, दैट इज वेयर डिड पीपल लिव, कि लोग जो हैं वो कहाँ पर रहते थे। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सबसे पहले, मतलब हम अपने इंडिया के रिस्पेक्ट में इस चीज़ को समझेंगे कि सबसे पहले हमारे देश में लोग कहाँ पर रहना शुरू हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बेसिकली मतलब 4 जगहों का यहाँ पर जिक्र है जो आपका इस चैप्टर है इसमें। सबसे पहले अगर हम जिक्र की बात करें तो हमें कहा गया है कि आप मैप में एक रिवर ढूंढें, दैट इज नर्मदा। अब आप इस मैप पे अगर चलते हैं तो यहाँ पर आपको क्लियरली जो ये मैप है इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर यानी कि लगभग सेंट्रल इंडिया में, है ना, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का हमारा स्टेट है वहाँ से आपको एक नदी निकली हुई दिखेगी, ठीक है। मतलब इधर से निकलेगी यहाँ से और इधर जाके ये अरेबियन सी में फ्लो करेगी, मतलब जो है वो ड्रेन करेगी, दैट इज़ योर नर्मदा रिवर, ठीक है। तो नर्मदा रिवर आपको दिख गई। अब वो कहते हैं कि पीपल लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, कि इस नदी के तट पर, ठीक है, इस नदी के तट पर जो है वो लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू किया। और ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है। आज से आप कह सकते हैं 100,000 ईयर्स पुरानी बात है कि जब लोगों ने इस नदी के आसपास रहना सेटल शुरू किया। अब लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू क्यों किया, है ना, उसके पीछे आप कारण समझ सकते हैं। कि सबसे पहली बात है, जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो पानी तो हम सब लोगों के घर तक पहुंचता है, तो हमें उस चीज़ की उतनी वैल्यू नहीं समझ में आती है ना। बट अगर हम इसको पास्ट में समझें तो नदी के पास लोग क्यों बसे, नदी के पास लोग इसलिए बसे क्योंकि क्या है, क्या है, पानी यहाँ पर इजीली अवेलेबल है, नदी है ना। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि अगर हम इस वाले रीजन की बात करते हैं, जो हमारा ये वाला पूरा का पूरा रीजन है, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू का रीजन है, तो कंपैरेटिवली प्लेन होता है ना। अगर आप ऊपर यहाँ पर चले जाएंगे, जो हमारा गंगा प्लेन है आगे हम उसकी बात करेंगे। अगर आप गंगा प्लेन में चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि ऊपर हिमालयाज वगैरह है ना, यहाँ का टेरेन थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट है। अगर आप इधर की बात करते हैं तो यहाँ पर इधर डेजर्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपकी बेसिकली अरावली रेंज पड़ जाती है ना, तो यहाँ का भी टेरेन थोड़ा सा मुश्किल है। बट ये जो बीच का रीजन है ये थोड़ा सा क्या है, प्लेन एरिया है ना, डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है। तो यहाँ पर लोग जो है वो सेटल मतलब रहना शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो शुरुआती कुछ लोग रहते थे, अर्लीस्ट जो पीपल रहते थे वो क्या थे, गैदरर्स। ऑब्वियस सी बात है गैदरर्स वो थे क्योंकि वो हंटर्स भी थे और गैदरर्स भी थे। हंटर्स का मतलब है कि वो जानवरों का शिकार करते थे, जंगलों में लोग रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे और उनको गैदर करते थे। जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, जंगलों में आप कह रहे हैं लोग रह रहे हैं तो उनको ये पता है कि कौन से फ्रूट्स, कौन सी वेजिटेबल्स जो हैं वो कंज्यूम की जा सकती हैं, खाई जा सकती हैं, उनको गैदर करते थे। तो हंटर एंड गैदरर्स प्रकार के वो लोग हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि उनको अपने आसपास के जो जंगल थे, जो सराउंडिंग फॉरेस्ट थी, उसकी वास्ट वेल्थ के बारे में पता था और वो वहाँ से रूट्स, फ्रूट्स और बाकी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको अपने खाने के लिए कलेक्ट किया करते थे, ठीक है। तो इसीलिए उनको गैदरर्स कहा गया है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि वो जानवरों को भी मारते थे, है ना, अपने सर्वाइवल के लिए, तो उनको हंटर्स भी कहते हैं। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि देवर हंटर एज वेल एज गैदरर्स, ठीक है, हंटर गैदरर्स उनको कहा जाता था। ये बात हो गई नर्मदा की। अब इसके बाद हम दूसरी जगह देखेंगे, ये हम आएंगे नॉर्थ वेस्ट पे, और नॉर्थ वेस्ट में हमें 2 हिल्स दिखाई देंगे, दैट इज सुलेमान एंड किरथार हिल्स, ठीक है। ये आप कह सकते हैं जो आज का प्रेजेंट डे अफगानिस्तान का रीजन है, ठीक है, ये हमारा इंडिया हो गया, यहाँ पर पाकिस्तान और इसके इधर जो है ये अफगानिस्तान। तो यहाँ पर आपको 2 पहाड़ दिखाई देंगे, दैट इज नॉर्थ की तरफ को सुलेमान और उसके साउथ में किरथार, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर पहली बार क्रॉप्स उगाना शुरू हुई, ठीक है। और वीट एंड बार्ले जैसे क्रॉप्स को यहाँ पर उगाया गया 8,000 साल
पहले। ठीक है, अभी हम आगे जब चलेंगे, जब हम बात करेंगे आगे के चैप्टर्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस में भी जो है वो वीट और बार्ले का रेफरेंस हमें मिलता है। ठीक है, वहाँ पर बताया जाएगा कि जो वीट है वो एक जगह का नाम आपको हम बताएंगे, अभी नहीं दो, उसका आप जस्ट एक छोटा सा रेफरेंस ले सकते हैं यहाँ पर चाहें तो। एक जगह का नाम आपको बताएंगे दैट इज़ जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, दैट इज़ मेहरगढ़। ठीक है, वहाँ पर वीट के एविडेंस हमें मिलते हैं, वो आगे बात करेंगे जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो क्या हुआ है। पहले हमने देखा कि नर्मदा के पास के जो लोग थे हंटर गैदरर्स थे, अब यहाँ पर लोगों ने सेटलमेंट शुरू कर दिया, इसीलिए वो अब फार्मिंग करने लगे। ठीक है, वीट और बार्ले के एविडेंस मिलते हैं। साथ ही साथ अब लोगों ने रहना शुरू कर दिया, एक जगह पर वो सेटल होकर रहने लगे हैं, तो उन्होंने एनिमल्स को रियर करना यानी कि जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया है। और वो ऑब्वियस सी बात है कि वो किस तरीके के जानवर को पालेंगे, जो आपके डोमेस्टिक एनिमल्स होंगे। ठीक है, शीप पालते हैं, शीप मतलब भेड़िए, गोट मतलब बकरी, और कैटल्स। ठीक है, और विलेजेस में उन्होंने रहना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अभी तक के डेवलपमेंट में हमें देखने को मिल रही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक और जगह को लोकेट करेंगे, दैट इज़ दी गारो हिल्स। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में बात करेंगे गारो हिल्स की, और सेंट्रल इंडिया में बात करेंगे विंध्यास की। ठीक है, विंध्यास बेसिकली क्या है, एक हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो गारो हिल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें ये गारो हिल्स देखने को मिलते हैं, जो आज का प्रेजेंट डे आपका मेघालय का रीजन है, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, और विंध्यास की अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा, मैंने भी आपको पीछे बात करी थी नर्मदास की, तो नर्मदा रिवर के जस्ट अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा विंध्यास। ठीक है, तो ये हो गया विंध्यास और ये हो गया गारो हिल्स। अब यहाँ पर क्या चीज़ें हुई हैं, ये कुछ ऐसी और जगह हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप होना शुरू हुआ। ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया, सुलेमान किरथार में वीट बार्ले के एविडेंस मिले हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ये जगह हैं, ठीक है, गारो हिल्स में या विंध्यास में, यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के एविडेंस हुए हैं, यहाँ पर भी मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर यह लिखा गया है कि पहली ऐसी जगह जहाँ पर राइस के एविडेंस मिलते हैं, ठीक है, कि पहली बार जहाँ पर राइस ग्रो हुई है वो विंध्यास के नॉर्थ में है। बट स्पेसिफिकली अगर इस जगह की मैं बात करूँ तो आप ये कह सकते हैं कि जो यूपी है ना, यूपी में एक जगह का आपको मैं नाम बताता हूँ, उसका नाम है लाहुरा देव। ठीक है, लाहुरा देव एक जगह है यूपी में, लाहुरा देव इन यूपी, यहाँ पर जो है वो राइस के एविडेंस मिले हैं पहली बार। ठीक है, इसके बारे में भी आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप लोग ये याद रख सकते हैं लाहुरा देव इन यूपी, यहाँ पर पहली बार जो है वो राइस के एविडेंस मिले हैं, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास में आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। यह हालांकि जो है वो न्यूलिथिक पीरियड में मिले थे पहली बार, है ना, तो इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। अभी हम किसी भी पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वो जो है अगले चैप्टर में बात करेंगे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, उन सब चीज़ों की, लेकिन फिलहाल ये जो बेसिक चल रहा है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, हम चैप्टर में पहला डायमेंशन जो है वो देख चुके हैं कि हिस्ट्री में हम क्या क्या जानते हैं, बट अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अबाउट वेयर की। ठीक है, तो वेयर में भी हम लोग 3 जगह जो है वो देख चुके हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं, अब बात आती है इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज की। ठीक है, तो इंडस नदी की अगर मैं बात करूँ तो इंडस नदी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज योर इंडस रिवर। ठीक है, ये इंडस रिवर है, और इसमें आके और सारी जो इसकी नदियाँ हैं, दैट इज़ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, है ना, ये सब इसमें मिलती हैं। तो इन नदियों की अगर हम बात करें तो इंडस नदी जो है यहाँ पर आज से लगभग 4700 साल पहले, 4700 ईयर्स अगो, यहाँ पर अर्लीस्ट सिटीज़ जो हैं वो फ्लरिश होती है इन रिवर्स के बैंक्स पर, इन रिवर्स के तट पर। और वही जो अर्लीस्ट सिटीज़ हैं उसी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पूरी एक सिविलाइजेशन है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी जिसको हम बोलते हैं, है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि हड़प्पा यहाँ का एक प्रमुख शहर था, है ना, हड़प्पा, मेसोपोटामिया, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग, सॉरी, मोहनजोदड़ो के बारे में, मेसोपोटामिया तो आपका ईरान में हो गया उधर, तो हम बात करेंगे अबाउट जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, वो कंटेम्प्रेरी है वैसे आईवीसी की, है ना, हम यहाँ पर बात करेंगे आईवीसी की। तो पूरी की पूरी एक सिविलाइजेशन जो है वो यहाँ पर डेवलप हुई है, और सबसे पहले जो शहर हैं वो भी यहीं पर डेवलप हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें लगभग आज से 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स अगो की अगर हम बात करें, तो गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, वहाँ पर भी और अलोंग दी सी कोस्ट वहाँ पर भी जो है वो सिटीज़ डेवलप होने शुरू हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ योर गंगा। ठीक है, ये आपको जो है वो रिवर दिखाई दे रही है, दिस इज गंगा, और इसके साथ साथ ये जो और सारी रिवर्स आके मिल रही हैं, ये क्या है, दीज आर इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, यमुना बीइंग द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, और बाकी जितनी भी नदियां हैं जो गंगा से आके मिल रही हैं उनको कहा जाता है गंगा की ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, जैसे कि सोन हो गया, चंबल हो गया, घाघरा, गंडक, गोमती, ये सारी की सारी जो है दीज आर द प्रोमिनेंट
ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। यमुना उसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, उसके बारे में भी हम लोग ज्योग्राफी में बात करेंगे, बट फिलहाल आप यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हमने रिवर इंडस की बात करी, जहां पर 4700 साल पहले अर्लीस्ट सिटीज जो है वो फ्लरिश होना शुरू करी थी। आईवीसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता भी जिसको बोला जाता है। और गंगा और इस ट्रिब्यूटरीज पर लगभग आज से 2500 साल पहले यहाँ पर भी जो है वो सिटीज डेवलप होना शुरू होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, दैट इज सोन, है ना। तो यही है बेसिकली, यहाँ पर मैं अगर आपको एक बार फिर से दिखाऊं तो ये है गंगा रिवर, ठीक है, और ये है इसकी ट्रिब्यूटरी दैट इज सोन। तो इस रिवर के अगर आप इस रीजन के साउथ का रीजन देखें, यानी कि ये वाला रीजन अगर आप देखें तो ये रीजन क्या है, दिस रीजन इज नोन एज मगध। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली एक बहुत ही पावरफुल किंगडम्स जो है वो डेवलप होते हैं, है ना, बहुत ही लार्ज और बहुत पावरफुल किंगडम्स जो है वो यहाँ पर डेवलप होते हैं, दैट इज मगध। आगे जाके हम लोग जब बात करेंगे उसकी महाजनपदास की, ठीक है, 16 महाजनपद की हम जब बात करेंगे तो उसमें मगध जो है वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट महाजनपद है। ठीक है, तो मतलब इस एरिया में हालांकि जो है वो इस तरीके के जो बड़े किंगडम्स हैं वो सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि देश के और जगहों पर भी जो है वो स्टैब्लिश हुए हैं, बट यहाँ पर एक प्रोमिनेंट है दैट इज मगध। ठीक है, तो काफ़ी इसके पावरफुल रूलर्स हुआ करते थे, बहुत लार्ज ये किंगडम था, है ना, तो ये भी हम लोगों ने समझ लिया, है ना। अभी हम लोग वेयर की ही बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पूरा का पूरा मैप दिया गया है ना, आपको देखने में ये भले इंडिया का मैप लग रहा होगा, बट दिस इज नॉट ओनली द मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, ये साउथ एशिया का मैप है। इसमें जो आज की प्रेजेंट डे इंडिया है वो है, पाकिस्तान भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका, ये सारे देश जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और इसमें कुछ नेबरिंग कंट्रीज भी आपको दिखाई दे सकती हैं, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार, ये भी सब इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, अब ये जो साउथ एशिया है ना, इसको कभी कभार सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, या आपने एक नाम सुना होगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भारतीय उप महाद्वीप। अब इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया को एक कंट्री तो मानते ही हैं, बट इस पूरे रीजन को एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट से भले ही छोटा है, हालांकि कॉन्टिनेंट्स तो बहुत बड़े होते हैं, जो महाद्वीप हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बट कॉन्टिनेंट से भले ही ये रीजन छोटा है, लेकिन ये अगर वैसे हम कंपेयर करें तो बहुत बड़ा है। ठीक है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द एशिया है उससे ये सीज से, हिल से और माउंटेन से सेपरेटेड है। ठीक है, इसी को लेकर एक 2021 में एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी अपने मेंस एग्जाम में पूछ चुका है 2021 में। 2021 के मेंस में यूपीएससी ने पूछा था कि वाई इंडिया इज रेफर्ड टू एज अ सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, यानी कि इंडिया को जो है वो उप महाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो उसके पीछे फिर वही कई सारे पॉइंट्स हैं कि आप मतलब ये समझ सकते हैं कि इंडिया जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना। अगर हम बात करें उसके जोग्राफिकल एक्सटेंट की तो एज़ कम्पेयर टू बाकी देश उनसे बहुत बड़ा है, कंपेयर टू अ कॉन्टिनेंट आप कह सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन की बात आप कर सकते हैं, डाइवर्सिटी की बात आप कर सकते हैं, कल्चर्स की आप बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक क्वेश्चन यूपीएससी मेंस 2021 में पूछ चुका है कि वाई इंडिया इज रेफर्ड टू एज अ सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल ये आता है कि वाई डिड पीपल ट्रेवल, क्योंकि लोग जो हैं वो कभी भी ऐसा तो नहीं रहा कि एक ही जगह पर जो है वो स्थित रहे हों। ठीक है, वो अलग अलग जगह पर जाते रहे हैं। अब जो है वो लोग सब कॉन्टिनेंट में ही अगर हम बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लोग जाते रहते हैं। ठीक है, अब सब कॉन्टिनेंट में हमें पता है कि जो हिल्स हैं या जो हाई माउंटेन्स हैं जैसे कि हिमालयाज हो गए, है ना, या फिर जो डेजर्ट्स वगैरह हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट हमारा जो नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है, जो हमारा थार डेजर्ट है, पाकिस्तान और राजस्थान का जो बॉर्डर वगैरह लगता है उधर। ठीक है, रिवर्स मैंने आपको कई सारी बताई, जो सीज हैं, इन सब की वजह से क्या होती थी कि कभी कभी जो जर्नी है वो डेंजरस हुआ करती थी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं थी। अब ये चीज़ें डेंजरस उस समय ज़्यादा इसलिए हुआ करती थी क्योंकि उस समय जो ट्रैवल के मीडियम है, ठीक है, वो उतने ज़्यादा तो डेवलप थे नहीं। आज की डेट में तो क्या है, आप किसी भी तरीके का मतलब किसी भी तरीके के आप ऐसे जो हिमालयाज हैं या जो डेजर्ट्स हैं या जो रिवर्स हैं या सीज हैं, बल्कि जो बड़े बड़े ओशियंस हैं, हम उनको तक बड़ी आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एयरवेज हैं, हम एक जगह बैठते हैं दूसरी जगह हम लोग फ्लाई करके चले जाते हैं, बट उस समय तो ऐसा था नहीं, है ना। तो इसलिए ये जो सारे के सारे जैसे हिमालयाज हैं, डेजर्ट्स हैं, रिवर्स हैं, सीज हैं, इनकी वजह से कभी कभी जो जर्नी है वो डेंजरस हो जाती थी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं रहती थी। लोग फिर भी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रैवल करते रहते थे। अब ट्रैवल क्यों करते थे, अगला सवाल ये आता है कि लोग ट्रैवल क्यों करते थे। ठीक है, लोग जो हैं मतलब मैन एंड वीमेन, आदमी और औरत जो है वो सर्च ऑफ लाइवलीहुड ट्रैवल किया करते थे। ठीक है, कि लोग जो हैं वो एक जगह रह रहे हैं, है ना। अब एक जगह के रिसोर्सेज जो हैं वो अगर
खत्म हो गए, है ना, एग्जॉस्ट हो गए, तो फिर वो दूसरी जगह जाएंगे, है ना। तो लाइवलीहुड यानी कि काम की तलाश में आप कह सकते हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। वहीं अगर हम बात करें कि कुछ नेचुरल डिजास्टर्स आते थे, प्राकृतिक आपदाएं होती थी, जैसे कि फ्लड्स और ड्रॉट्स, है ना, कभी बाढ़ आ गई, फ्लड हो गया, कभी सूखा पड़ गया, ड्रॉट हो गया, तो एक जगह के रिसोर्सेज अगर जो है वो एग्जॉस्ट हो गए तो फिर दूसरी जगह उनको जाना पड़ता था, अपने आप कह सकते हैं कि सर्वाइवल के लिए, है ना। और कभी कभी क्या है कि लोग जो है वो आर्मीज में भी मूव किया करते थे दूसरों की लैंड्स को कॉन्कर करने के लिए। ये चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा कॉमन थी, ठीक है, कि एक कहीं का राजा है, वो अपनी सेना के साथ, अपने आर्मी के साथ चला गया, उसने कहीं दूसरे राजा के ऊपर या किसी दूसरे रीजन के ऊपर, क्षेत्र के ऊपर जो है वो आक्रमण कर दिया, है ना, हमला कर दिया, वहाँ की ज़मीन जो है वो अब कब्जा कर ली। तो ये सारी चीज़ें पहले चलती रहती थी, तो ये भी एक रीज़न था कि जिसकी वजह से लोग जो है वो मूव किया करते थे, है ना। इसके बाद जो मर्चेंट्स हैं, मर्चेंट्स मतलब बिजनेसमैन, व्यापारी जो हैं, वो ट्रेवल किया करते थे अपने कारवांस या शिप्स के साथ, वैल्यूबल गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। ऑब्वियस सी बात है कि अपना सामान बेचेंगे, मर्चेंट्स हैं, तो मर्चेंट्स का काम क्या है ना, गुड्स को बेचना, सामान बेचना। तो वो सामान ले जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह, फिर वहाँ से वो पैसा लेके आते थे, सामान बेचते थे, पैसा मिलता था, वो पैसा लेके आते थे। तो काफ़ी वैल्यूबल गुड्स, इस तरीके का कीमती सामान लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। वहीं जो रिलीजियस टीचर्स हुआ करते थे, ठीक है, रिलीजियस टीचर्स आप मान सकते हैं, जो प्रीस्ट वगैरह हुआ करते थे, लर्नेड पर्सन्स, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, विलेज टू विलेज, गांव गांव जाते रहते थे, टाउन टू टाउन जाते रहते थे, क्यों? वो लोगों को जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, वो एडवाइस वगैरह ये सब देने के लिए जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, ठीक है, एडवेंचर करने के लिए लोग जो है वो ट्रैवल किया करते थे। और कुछ लोगों की ये भी शौक था, ये भी आदत थी कि वो नई जगह और एक्साइटिंग प्लेसेस जो हैं वो डिस्कवर करना चाहते थे, इसलिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे, ठीक है। जैसे कई सारे जो नए नए आप कह सकते हैं ना कि जो देश हैं, जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की स्टोरी आपको पता होगी कि किस तरीके से जो यूरोपियंस हैं, खासकर पोर्तुगीज, यहाँ पर आए, वास्को डा गामा, है ना, वास्को डा गामा आया, क्रिस्टोफर कोलंबस आना चाहता था बट वो अमेरिका पहुंच गया, उसने अमेरिका की खोज करी, वास्को डा गामा इंडिया आ गया, उसने इंडिया की खोज करी। तो ये बेसिकली क्या है, ये वही है कि नई जगह खोजने, एक्साइटिंग प्लेसेस खोजने की जो उनकी इच्छा थी, ठीक है, जो स्पिरिट ऑफ एडवेंचर था, उसकी वजह से भी लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। अब ऑब्वियस ही बात है कि लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहाँ के लोगों से मिलेंगे, मतलब जहाँ जा रहे हैं वो, ठीक है, तो उनके बीच में क्या होगा, आइडियाज शेयर होंगे। तो इनसे भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जो कल्चर्स हैं, है ना, जो लोगों के कल्चर्स हैं, जो लोगों के तौर तरीके हैं, है ना, रहन सहन का तरीका, खाने पीने का तरीका, वो भी आपस में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई कि पहले लोग ट्रेवल क्यों किया करते थे। अब इसके बाद आपसे एक सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडेज, कि आज के समय की अगर हम बात करें तो लोग जो है वो ट्रेवल क्यों करते हैं, पास्ट में क्यों ट्रेवल करते थे वो तो मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज के डेट में लोग ट्रेवल क्यों करते हैं और कितने ऐसे तरीके हैं जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जिनकी वजह से लोग आज भी ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे एक तरीका तो मैं कह सकता हूँ लाइवलीहुड का है ना, कि लोग इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। तो और एक और बात जो यहाँ पर लिखी गई है वो है कि लोग नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, फ्लड्स और ड्राउट से बचने के लिए भी ट्रेवल करते हैं, मतलब पहले करते थे। क्या आज के समय में भी इस तरीके का ट्रेवल होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे लिखते हैं कि जो हिल्स, माउंटेन्स और सीज हैं, ये नेचुरल फ्रंटियर्स बनाते हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट के। फ्रंटियर्स मतलब बाउंड्रीज बनाते हैं, ठीक है। हालांकि इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करना जो है वो डिफिकल्ट होता था, आसान नहीं था, लेकिन फिर भी जो लोग चाहते थे वो माउंटेन्स को क्रॉस कर सकते थे, है ना, सीज वगैरह को क्रॉस कर सकते थे, ये वो लोग कर पाते थे। हालांकि इनको क्रॉस करना जो है वो डिफिकल्ट जरूर था, नॉट वेरी इजी, बट फिर भी लोग कर लेते थे। अब इसके बाद ये भी लिखा है कि पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हेयर, यानी कि लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विद इन द कॉन्टिनेंट ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे, ठीक है, बाहर से भी लोग, आउटसाइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आके सेटल होते थे। और उससे वही होगा कि ये जो मैंने बताया कि ये मूवमेंट्स ऑफ पीपल से क्या होगा कि हमारे जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं वो और ज़्यादा एनरिच होंगे, क्योंकि उसमें बाहर के कोई लोग आए, वो अपना कल्चर लेके आए, अपनी सभ्यता, अपना तौर तरीका लेके आए, तो उससे हमारा जो कल्चर है वो और ज़्यादा क्या होगा, इंटरमिंगलिंग होगी, तो कल्चर और ज़्यादा एनरिच होगा, ठीक है। अब लोगों ने जो है वो नए तरीके के कार्विंग स्टोन्स, है ना, पत्थर को तराशने के, पत्थर को कार्व करने के जो नए नए तरीके हैं वो शेयर किए, ठीक है। तो उससे भी जो है वो, मतलब हमारे जो वहाँ के लोग थे उनकी भी स्किल्स में ये चीज़ ऐड हो गई, है ना। म्यूज़िक कंपोज करने के तरीके जो हैं बाहर
हमारे वहाँ किसी और तरीके से होता था। मतलब जैसे आप इसको ऐसे मानिए कि हमारे देश में क्लासिकल म्यूजिक चलता था, ठीक है, वेस्टर्न म्यूजिक तो यहाँ पर नहीं था, लेकिन बाहर से कोई लोग आए विदेशों से, वो यहाँ पर वेस्टर्न म्यूजिक लेके आए, है ना, तो वेस्टर्न म्यूजिक भी फिर हमारे कल्चर में ऐड हो गया। इसके बाद कुकिंग फूड में भी अंतर आया। ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप आज की डेट में देखें तो आप इतने बड़े देश में हर जगह अगर आप चले जाएं, साउथ में खाना अलग तरीके का होता है, नॉर्थ में अलग तरीके का होता है ना, ईस्ट की तरफ आप चले जाएं खाना अलग तरीके का होता है, नॉर्थ वेस्ट में अलग होता है, नॉर्थ ईस्ट में अलग होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, अब कोई अगर आदमी, मतलब मान लीजिए किसी होटल में, जैसे मैं आपको एक एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए किसी नॉर्थ इंडियन होटल में किसी साउथ इंडिया से कोई शेफ़ आ गया, ठीक है, तो वो साउथ इंडियन शेफ़ जो है वो वहाँ पर जो साउथ इंडियन डिशेज़ हैं लाइक डोसा, इडली, ये उसकी स्पेशलिटी होगी, है ना, तो नॉर्थ इंडिया के लोग भी फिर ये जो टेस्टी फूड है साउथ इंडियन फूड उसको टेस्ट कर सकते हैं। वो क्यों हुआ, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करें, तो उसकी वजह से उनके जो तौर तरीके हैं वो भी आपस में शेयर हुए, है ना, बात है क्लियर। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं नेम ऑफ द लैंड की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो हमारे देश के लिए दो नाम जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, एक है इंडिया और एक है भारत, ठीक है, तो इंडिया और भारत दोनों ही नाम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इन दोनों नामों के पीछे क्या स्टोरी है, कैसे ये नाम पड़े हैं, इसको हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी एटलस में या यहाँ पर भी देख सकते हैं, दो देशों को देखेंगे हम, एक है ईरान और एक है ग्रीस, ठीक है। ईरान हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको इंडिया दिखाई दे रहा है ना, इसके अगर आप इधर पे चलेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इसके बगल में आपको दिखाई देगा ईरान। इससे अगर आप थोड़ा सा और इधर चलेंगे, इराक, सीरिया, तुर्की, और इधर आएंगे तो दैट इज ग्रीस, ठीक है। ईरान आपका जो है वो वेस्ट एशिया का पार्ट है, ग्रीस की अगर हम बात करें तो ग्रीस जो है वो यूरोप का पार्ट है, ठीक है। तो ये दो देश हमने यहाँ पर देख लिए। अब इनसे रिलेटेड स्टोरी क्या है वो अगर हम समझें तो देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो ईरानियंस और ग्रीक्स हैं, ठीक है, वो नॉर्थ वेस्ट में आए थे लगभग आज से 2500 साल पहले। मैं आपको अगर इसकी कहानी बताऊं तो ईरान में एक एम्पायर हुआ करता था जिसका नाम था एकेमेनिड एम्पायर, ठीक है, एकेमेनिड एम्पायर यहाँ पर हुआ करता था। और इस एकेमेनिड एम्पायर का एक बहुत ही पावरफुल किंग हुआ करता था जिसका नाम था डेरियस वन, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं दारा प्रथम। तो दारा प्रथम जो है वो भारत पर आक्रमण करता है लगभग आप कह सकते हैं, यही आपको लगभग डेट मिलेगी, लगभग 518 बीसी में। अभी ये बीसी वगैरह क्या है जिसको नहीं पता, आगे हम वो भी बात करेंगे। तो 518 बीसी के आसपास वो इंडिया पर अटैक करता है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से वो आता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आता है, अगर आप ये पिछला वाला मैप फिर से देखें तो मैंने आपको पीछे बताया था कि यहाँ से कहीं पर ऐसे करके इंडस नदी बहती है ना। तो जब वो इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आए तो उनको ये इंडस रिवर मिली, है ना। अब उनको इस रिवर के बारे में पता था, हो सकता है कहीं पढ़ा हो या कुछ भी हो, उनको इस रिवर के बारे में पता था। तो उनके साथ एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। वैसे तो इस रिवर का नाम था इंडस, ठीक, लेकिन हिंदी में या संस्कृत में इस रिवर को कहा जाता था सिंधु नदी, ठीक है। तभी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ठीक है। तो इसको सिंधु रिवर कहते थे। लेकिन ये ईरानियंस के साथ एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। ईरानियंस के साथ ये प्रॉब्लम थी कि ये एस नहीं बोल पाते थे, ठीक है, इनको 100 बोलने में प्रॉब्लम थी, ये 100 को बोलते थे एच, हिंदू, ठीक है, मतलब सिंधु नहीं बोल पाते थे, हिंदू बोलते थे। तो इस वजह से हुआ क्या कि इनका ये कहना था कि जो इंडस के ईस्ट की तरफ का जो एरिया है, ठीक है, ये इंडस के ईस्ट की तरफ, ये अगर आपकी इंडस रिवर है तो इंडस के ईस्ट का जो एरिया है उसको इन्होंने क्या कहा, हिंदू, क्योंकि हिंदू नदी और हिंदू के इधर वाला स्थान दैट इज हिंदुस्तान, ठीक है, इन्होंने इसका नाम रखा हिंदुस्तान। और ये नाम जो है वो इंडस था, इंडस से ये नाम हिंदोस हुआ, ठीक है, क्योंकि सिंधु तो नहीं बोल पाते थे, वो हिंदोस बोलने लगे, वहीं से ये नाम इंडस इंडस है ना, इंडस हिंदोस होते हुए ये नाम बन गया इंडिया, ठीक है। ये नाम जो है वो इस तरीके से बन गया इंडिया। तो इंडिया नाम जो है वो ईरानियन से आया है, ठीक है। ईरानियंस आप इनको कह सकते हैं या पर्शियन भी आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। हिंदी में आप इनको फारसी भी कहते हैं, है ना, फारसी भी कहते हैं। और अगर मैं बात करूं इनका जो धर्म है ये फॉलो करते हैं ज़ोरास्ट्रियनिज्म, ठीक है, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, ठीक है, ज़ोरास्ट्रियन जो धर्म होता है ये उस धर्म को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। और आज भी आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि क्योंकि मैंने आपको बताया ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आए थे, तो आज भी आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, सॉरी नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आए थे, तो आज भी आप एक चीज़ नोटिस ये करेंगे कि इंडिया में जो फारसियों की पॉपुलेशन है या जो पर्सियन पॉपुलेशन है पारसियों की, है ना, वो आपको नॉर्थ ईस्ट के जो, सॉरी नॉर्थ वेस्ट के जो स्टेट्स हैं,
है ना, स्पेशली राजस्थान, गुजरात इधर, या फिर आप कह लें जो इस तरफ का है मुंबई, गोवा, यहाँ पर आपको इनकी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा दिखाई देगी। उसके पीछे रीज़न यही है कि ये लोग इधर से जब आए थे तो उसके बाद ये इसी तरफ जो है वो सेटल हो गए। ठीक है, तो ये नाम इंडिया नाम कैसे पड़ा, आई होप आप समझ गए। ठीक है, ईरानियन से ये नाम आया, है ना, वो उसको इंडस को हिंदोस कहने लगे, इंडोस कहने लगे, है ना, क्योंकि सिंधु तो नहीं कह पाते थे। और इस रिवर का जो ईस्ट का एरिया है उसको उन्होंने इंडिया बुलाना शुरू किया। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कैसे जो है वो इंडिया नाम पड़ा। इसके बाद हम बात करेंगे कि भरत नाम जो है वो कैसे पड़ा। ठीक है, अब ये भरत नाम को लेकर 3 कहानियां हैं बेसिकली, मतलब 3 स्टोरीज हैं कि ये नाम कैसे कैसे पड़ा। ठीक है, एक नाम तो आप लोग जो है जिसके बारे में यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, जो हमारे ओल्डेस्ट वेद है दैट इज ऋग्वेद, है ना, जो आज से लगभग 3,500 साल पहले जो है वो लिखे गए हैं। इस ऋग्वेद में आपको पता होगा कि देयर आर 10 चैप्टर्स, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, 10 मंडल्स, है ना, 10 मंडल्स कहते हैं। इन 10 मंडल्स में से एक 7th मंडल है, ठीक है, 7वां मंडल है, जिसमें एक वॉर का मेंशन है जिसको कहा जाता है 10 राजन वॉर। ठीक है, 10 राजन मतलब नाम से ही क्लियर है, 10 राजन मतलब वॉर ऑफ 10 किंग्स। ठीक है, उसमें एक ट्राइब का मेंशन है दैट इज भरत ट्राइब। ठीक है, भरत उसमें किसी पर्सन का नाम नहीं है, दैट इज द नेम ऑफ अ ट्राइब, दैट इज भरत ट्राइब। ठीक है, तो भरत ट्राइब के नाम से, जो कि ऋग्वेद के 7th मंडल में मेंशन है, उसके नाम पर भारत का ये नाम पड़ा है। ठीक है, एक तो स्टोरी ये है। हालांकि ऋग्वेद के और भी मंडल्स में भारत ट्राइब का मेंशन मिलता है, बट 7th मंडल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस। एक स्टोरी तो ये है। ठीक है, इसके बाद दूसरी स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा जैन रिलीजन है ना, जो जैन धर्म है, जैन धर्म में आपको पता है क्या होते हैं, जिनको हम रिलीजियस प्रीचर्स मानते हैं, तीर्थंकर्स, है ना। जैसे आपका इसमें बुद्धिस्ट में जो जैसे ये होते हैं बोधिसत्वास जिनको हम कहते हैं, तो उसी तरीके के तीर्थंकर जो हैं वो होते हैं जैन में, है ना। तो जैन के अभी तक हमें पता है कि 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, उनमें से जो जैन के फर्स्ट तीर्थंकर थे, फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, उनका नाम था लॉर्ड या भगवान ऋषभ देव, है ना, ऋषभ देव नाम सुना होगा आप लोगों ने, ऋषभ देव। तो ऋषभ देव के जो हैं वो 2 सन थे, 2 पुत्र थे। बड़े वाले पुत्र का नाम था भरत, ठीक है, जिनको अयोध्या का राजा घोषित किया गया था। इन्हीं के नाम पर जो है वो भारत देश का नाम पड़ा है, ये भी एक स्टोरी है। और ऋषभ देव के जो दूसरे पुत्र थे उनका नाम था बाहुबली। ठीक है, ये बाहुबली जो हैं ये वही हैं जो साउथ में चले जाते हैं। और आज की डेट में आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि कर्नाटका में एक जगह है दैट इज श्रवण बेलगोला, और वहां पर आपने एक स्टैचू देखा होगा, बहुत बड़ा स्टैचू है दैट इज गोमतेश्वर का। तो गोमतेश्वर का जो स्टैचू है वो इन्हीं का है, बाहुबली का। और यहीं पर हर 12 साल में जो है वो महामस्तकाभिषेक भी किया जाता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि जो जैन तीर्थंकर हैं उसमें से जो फर्स्ट तीर्थंकर है दैट इज ऋषभ देव, उनके पुत्र के नाम पर भारत का नाम पड़ा है। ठीक है, इसके बाद कहीं कहीं पर यह भी स्टोरी है कि आपने एक एपिक का नाम सुना होगा, एक महाकाव्य का नाम सुना होगा दैट इज महाभारत। ठीक है, महाभारत में एक किंग हुए हैं, उनका नाम है दुष्यंत। ठीक है, दुष्यंत किंग, दुष्यंत और इनकी जो वाइफ हैं दैट इज शकुंतला, उनके पुत्र हुए हैं जिनका नाम है भरत। ठीक है, भरत, तो उनके नाम पर जो है वो हमारे देश का नाम पड़ा है। ठीक है, तो ये भी एक स्टोरी है। हालांकि कहीं कहीं पर आपको एक स्टोरी ये भी मिलेगी कि जो हिंदू धर्म में भगवान राम हैं, उनके छोटे भाई भरत, उनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है। बट वो स्टोरी बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग या प्रोमिनेंट नहीं है। तो फिलहाल आप इन तीनों को याद रखिएगा कि ऋग्वेद में मेंशन है। ठीक है, ऋग्वेद के 7th मंडल में मैंने आपको बताया भरत ट्राइब का मेंशन है 10 राजन वॉर में। इसके बारे में डिटेल में जब ऋग्वेद वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर समझेंगे। फिर बाकी जो जैन की तीर्थंकर की कहानी है वो मैंने आपको बताई, है ना, ऋषभ देव फर्स्ट तीर्थंकर, उनके पुत्र हैं भरत, बाहुबली, है ना, भरत उनके नाम पर पड़ा है। और महाभारत एपिक में दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र हुए हैं भरत, उनके नाम पर भी माना जाता है कि हमारे देश का नाम भरत पड़ा है। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो ऋग्वेद में ये भरत है, ये भरत कोई पर्सन का नाम नहीं है, दिस इज द नेम ऑफ अ ट्राइब। ठीक है, ये भारतः करके एक ट्राइब है, उसके नाम पर माना जाता है कि हमारे देश का नाम पड़ा है। क्लियर है बात? चलिए, तो इस वाले सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं।
इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं okul.co। वहाँ पर आपको इन सभी लेक्चर्स के जो पीडीएफ्स हैं वो मिल जाएंगे, वो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और वीडियोस आपको ये यूट्यूब पर मिल रही हैं, इसी तरीके से मिलती रहेंगी। अगर आपको पसंद आती हैं वीडियोस तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, और वीडियोस को अगर आपको पसंद आती हैं तो शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए इस सेशन को इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में फिर से मिलेंगे, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट भी कर लेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।